सो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन आयस। परफेक्शन आयस में आपका स्वागत है और हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रयास प्लस सीरीज़ के साथ। और बेसिकली ये सीरीज़ जो है आपको बीपीएससी 66 के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें हम लोग पहले तो सब्जेक्ट वाइज जो है टेस्ट सीरीज़ देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, और इसके बाद हम लोग जो है हॉलिस्टिक जो है 150 क्वेश्चन का सेट जो है पैरेलली जो है देख रहे हैं, और उसमें नए सेट्स जो हैं हम लोग धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। सो बेसिकली ये जो प्रयास प्लस सीरीज़ है, इसमें हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी के साथ। और जो है सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैव अकर्ड फर्स्ट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। सो बहुत ही क्लीशे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, जिसमें हम लोग केसेस के डेट को ध्यान में रखते हैं। ये सारे ही केस इंपॉर्टेंट है और इन केस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, विच आई विल बी टेलिंग। सो आई वुड एक्सपेक्ट यू ऑल टू टेक डाउन योर नोटबुक इस टेस्ट के साथ नोटबुक और पेंसिल लें, और जो वर्बली मैं आंसर बताऊं या एक्सप्लेनेशन दूं, आई होप कि आप इसको नोट कर लें और बाद में मेमोराइज करें। So, which of the following cases have occurred first after Constitution of India came into force? So, option is Golaknath case, B Minerva Mill case, C Vaman Rao case, and D Keshwanandan Bharti case, and E जैसा कि बिहार में होता है none of the above and more than one is also an option. Now कुछ क्वेश्चन में एलिमिनेशन काम कर सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। आप रिस्क ऑब्वियसली आपको लेना ही होगा, और ये तो ज़रूर है कि इस क्वेश्चन में ई आंसर नहीं होगा, बिकॉज 4 केस दिए हुए हैं और पहला केस बताना है तो कोई ना कोई केस तो होगा, और 2 केस भी, मोर देन 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है, और नन ऑफ द एबव भी नहीं हो सकता। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज गोलकनाथ केस। और गोलकनाथ केस कब हुआ था? गोलकनाथ केस 1967 केस है, एंड अगेन इट वॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, और जिसमें ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट बेसिकली अमेंडेबल नहीं है एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 13 जो डेफिनेशंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है लॉ का। बट अगेन इसके बाद केशवानंदन भारती केस, अ वेरी माइलस्टोन केस विच इज अ 1973 केस। आई होप एवरीवन इज राइटिंग दिस। सो इट इज अ 1973 केस विच अगेन इज known as with the statement of basic structure case। बहुत ही फेमस बेसिक स्ट्रक्चर का जो postulates था वो इस केशवानंदन भारती केस में दिया गया था। देन वी हैव मिनर्वा मिल केस, जो कि जो है 1980 केस है। 1980 में 1980 में मिनर्वा मिल केस हुआ था। अगेन वी हैव वामन राव केस विच इज अ 1981 केस। 1981 में वामन राव केस हुआ था। तो ये 4 डेट हैं इन केसेस से रिलेटेड, इसको तो याद रखना ही रखना है, लेकिन साथ साथ इन केसेस से रिलेटेड जो बहुत बेसिक सा नॉलेज है कि ये केस किस चीज़ से रिलेटेड था, कम से कम 1-2 स्टेटमेंट आपको ज़रूर याद रखना है और इसको नोट कर लेना है। देन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्वरण सिंह हु चेयर्ड फंडामेंटल ड्यूटी कमिटी। कई बार ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फंडामेंटल ड्यूटी कमिटी किसने चेयर करा था। आंसर इज स्वरण सिंह कमिटी, वो आपके आंसर में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है वो है कि स्वरण सिंह कमेटी के बारे में ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा सही है। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ई, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो चारों ABCD दिए हैं सारे करेक्ट हैं। ही वॉज 4 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 2 टर्म। यस, 2 टर्म जो है 1969 और 1978 में जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ही वॉज लॉन्गेस्ट सर्विंग यूनियन कैबिनेट। अगेन अ वेरी पोटेंशियल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए है क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो हम लोग जो आपको जवाब दे दें। सो अगर ये क्वेश्चन है कि कौन सा लॉन्गेस्ट सर्विंग यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, तो आंसर वुड बी स्वरण सिंह, and he is associated with Panthik Party and Punjab Partition Committee. Now moving on to question number 3, which says which of the following is not a part of Article 21 of the Indian Constitution. We'll see the option: A, right to electronic media, B, right against bonded labor, C, right to free legal aid, D, right of women treating with dignity, and E, none of the above, more than one. Answer for question number 3 is A, that is right to electronic media is not a part of it. In fact, right to electronic media is mentioned in the Article 19 of Indian Constitution, which is related to the freedom. And option B, C and D are mentioned in Article 21 as an extended part of that particular article. So then we'll come to question number 4. Which of the following statement is
correct given below. So which of the following statement is correct which is given below? एंड ये चारों स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे. स्टेटमेंट 1, आर्टिकल 31C was inserted by 25th Constitutional Amendment Act. Right to property under 300A is kept under Part 11 of the Indian Constitution. Then C, that is Bombay High Court upheld the right to access of internet as fundamental right under Article 19 of Indian Constitution. 19 जो कि freedom से related है. And then we have official language or language of the states are under Article 344. Now इस तरह के factual जो questions हैं ये state PCS में बहुत ही important role play करते हैं. So हम लोग analyze करते हैं statement wise. So Article 31C was added by Constitutional 25th Amendment Act 1971 by the then Prime Minister, that is इंदिरा गांधी. सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. ए तो भाई सही है, ये तो आ गया, लेकिन फिर देखेंगे कि बाकी सब स्टेटमेंट में क्या क्या जो है गलत आ गया है. व्हाट ऑल आर द मिस्टेक्स विच आर क्रेप्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगेन ये क्वेश्चन रिलेटेड टू जो है थोड़ा सा जो हमारा करंट इशू है उससे भी, बिकॉज अभी बहुत ही रिसेंटली केरला हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन के ऊपर, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, आर्टिकल 21 के ऊपर जो है अपने वर्डिक्ट दे चुका है. अगेन जब हम देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन डी ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आई होप सभी को पता होगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज इज रिलेटेड टू आर्टिकल 345 नॉट आर्टिकल 344. सो आर्टिकल 344 क्या है, किससे रिलेटेड है, ये आप लोग हमको जो है अभी तुरंत कमेंट में लिख करके बताओ जिनको पता है. Article 345 of the Constitution deals with official language or language of the states. So Article 345 empowers state to legislate or to adopt any one or more of the languages in use in the state, or Hindi as language or language to be used for all or any of the official purpose as concerned for the state. So this was explanation related to this particular question. Now we'll move on to question number 5. Question number 5 says, which of the following act deal for legal provision for the indirect implementation of fundamental duties? These sort of questions are now and then asked in state PCS as well as in the UPSC examinations. So state PCS में भी इस तरह के questions जो है कई बार पूछे जा चुके हैं. सो ऑप्शन हम देखेंगे. ए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, बी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1955, सी फॉरेस्ट एक्ट 1980, डी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हेरिटेज एक्ट 1971. सो कौन से लीगल प्रोविजन जो है इनडायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए लाए गए हैं? इनफैक्ट ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन जो है इनडायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए लाए गए हैं. आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स ई, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर. देन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? A, final meeting of the Constitutional Assembly was on 24 January 1950 and ceased to exist after formation of Constitution of India. B, drafting committee was set up on 29th August 1947. C, following American practice, Sachidanand Sinha was elected as temporary president of assembly. Important statement है, वो बिहार से थे, that's why. And then again D, objective resolution was adopted on 22nd January 1948. ये जैसा कि होता है none of the above and more than one. Answer for this particular question is B, that is drafting committee was set up on 29th of August 1947. So you have to keep this in mind. In fact जो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि ये सचिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट, बट ये अमेरिकन कन्वेंशन के अनुसार नहीं, बेसिकली फ्रेंच प्रैक्टिस होता है जिसमें जो है टेम्पररी जो सबसे जो एक्सपीरियंस्ड या एज्ड होते हैं उनको पहले हेड बनाया जाता है. तो दिस इज अ फ्रेंच प्रैक्टिस, नॉट एन अमेरिकन प्रैक्टिस. सो देन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 7 which says that which of the following statement is not correctly matched. So कमिटी दिया हुआ है और मेंबर दिया हुआ है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सो पहले हम देखते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी, मेंबर, एंड दैट इज एस वर्धचरिचर.
Then we have steering committee, Rajendra Prasad, staff committee, Rajendra Prasad, union powers committee, Sardar Patel. E, none of the above, more than one. Answer for this particular question is going to be E. Why? Because ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट. बी और सी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ए और डी जो है इनकरेक्ट है. सो इसमें आप लोग अपने नोटबुक में कुछ कमिटी और उसके जो है जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, उनका नाम लिख सकते हैं. जैसे कि एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग जो है, इट वॉज हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद. एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, वल्लभ भाई पटेल. Then we have a committee on function of constitutional assembly, that is G.V. Mavlankar. Then we have committee on minorities and tribal and excluded area, very important committee. minorities, tribal और excluded area पे वल्लभ भाई पटेल जो है वो हेड किए थे. Then committee on rules of procedure, again राजेंद्र प्रसाद. Special committee to examine draft constitution, that is A.K. Iyer. देन वी हैव प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, वल्लभ भाई पटेल. ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड सभी को याद होगा, बी आर अम्बेडकर. सो ये जो है इम्पॉर्टेंट कमेटी जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में लगभग आता ही आता है, तो आपको ये वाले कुछ सेक्शन को जो है बहुत अच्छे से देख लेना होगा. देन वी हैव question number 8, which says which of the following are not insured in fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटी में किसको इंश्योर नहीं करते हैं? Respect for national flag and national emblem, compassion for living creature, to develop humanism and socialism, provide education to children below age of 6. None of them were more than one. Answer for this particular question is going to be B. Very easy question. Compassion for living creature. ये फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनका पार्ट नहीं है. बाकी सब जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, वो जो है उसमें उसका पार्ट है. तो एक बार आप जाकर के रिविजिट करोगे लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, जो लिस्ट है उसका, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उनका एक लिस्ट एक बार आप जाके रिविजिट करना है. देन वी सी क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट. सो यहाँ सोर्स, ये भी बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है. सोर्स दिया हुआ है और जो है कौन से कंट्री से वो पर्टिकुलर जो है जो फीचर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन का लिया गया. विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ टेकन फ्रॉम यूएसए, वाइल रूल ऑफ लॉ फ्रॉम जापान. Joint sitting of parliament from South Africa, while federation scheme from USA. See, fundamental duties from USSR and fundamental right from USA. The judiciary is taken from British, while independence of judiciary from USA. And then again answer जो है हमारा E है, क्वेश्चन E है, ऑप्शन E है, सॉरी, which says none of the above and more than one. Answer for question number 9 is C. बहुत ही आसान है कि फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से सभी को पता है और फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए से लिया गया है. तो अगेन ये फिर आपका ड्यूटी बनता है कि एक बार आप जाकर के ये सारा लिस्ट देखेंगे. ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, बहुत ही फेमस कंकरेंट लिस्ट लिया गया है, ध्यान में रखना है. कनाडा से क्या लिया गया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये यूएसए का नहीं है, कनाडा का है. सो ये आपको ध्यान में रखना है. अच्छा, एक और चीज़ है, जो रिसीडरी पावर है वो सेंटर के हाथ में है हमारे पास. सो ये यूएसए से नहीं लिया गया है, बिकॉज यूएसए में रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, यूएस में, अमेरिका में रेसिड्यूरी पावर स्टेट के पास है. सो यहाँ पे रेसिड्यूरी पावर सेंटर में है, ये भी कनाडा से ही लिया गया है. आयरलैंड से जो डीपीएसपी है, अक्सर लोग गलत करते हैं, रशिया मार के आ जाते हैं. डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है. प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जापान से लिया गया है. फंडामेंटल ड्यूटीज एज आई हैव सेड यूएसएसआर से लिया गया है. रूल ऑफ लॉ यूके से लिया गया. अगेन यूके से सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें जो है लिए गए. एक कंप्लीट लिस्ट है जिसको आप लोग एक बार रिविजिट करोगे. फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएस से लिया गया. जर्मनी से क्या लिया गया है, सो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो जर्मनी से लिया गया. साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस आर्टिकल में होता है, आप लोग ऑप्शन में अभी कमेंट में लिख करके बताओगे, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है. और फ्रांस से रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी जो प्रियम्बल में डाला गया है वो हमारे फ्रांस से
लिया गया है। सो ये कंप्लीट लिस्ट एक बार आप जाकर के रिविजिट करोगे, कहीं पे भी पॉलिटी की कोई भी किताब होगी तो यहाँ पे ये वाला लिस्ट ज़रूर होगा। देन विल सी क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग regarding FD and DPSP, so fundamental duties and directive principle of state policy is correct. So a fundamental duty ensure to protect and improve environment and safeguard forest. DPSP ensure to protect and improve environment including lakes and wildlife. C, fundamental duty ensure to protect monuments and places objects of national importance. And D, DPSP ensure to observe violence including safeguarding of public property. So answer for this particular question is E, that is none of the above. इसमें से कोई भी सही नहीं है। इनफैक्ट क्या करा है कि हम लोगों ने जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी डालना था वहाँ पे डीपीएसपी डाला है, और जहाँ पे डीपीएसपी डालना था वहाँ फंडामेंटल ड्यूटी डाला है। सो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, forest, lake, rivers, wildlife, and have compassion for living creatures. So this is in fundamental duty, not in DPSP. So आप एक बार इसको एक कंप्लीट लिस्ट फंडामेंटल ड्यूटी और जो है DPSP का जो है एक बार देख लोगे। So this is again very important for the examination। और आर्टिकल जो है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 जो है आप एक बार यू आर गोइंग टू सी कि ये जो है सारे लिस्ट डीपीएसपी के क्या हैं और कैसे कैसे किस, बिकॉज कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ये आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी का किससे रिलेटेड है भाई, तो किससे रिलेटेड है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। आर्टिकल 48 किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं वो 48A है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग दी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 किससे रिलेटेड है, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट जो डीपीएसपीज हैं इसको एक बार आप जाके लिस्ट इसका देखने वाले हो। देन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 11 विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी क्लीशे क्वेश्चन, आई होप डोंट थिंक कि इसमें ऑप्शन भी आपको जो है पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज ये बहुत ही इस तरह के क्वेश्चंस कई बार हज़ारों बार हमारे जो है एग्जामिनेशन में पीसीएस के लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 इज गोइंग टू बी ई, दैट इज मोर देन वन। सो आंसर इज ई। ए एंड डी ऑप्शन आर इनकरेक्ट। इसमें ए और डी, ए क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, एंड डी लिमिटेड फ्रेंचाइज अकॉर्डिंग टू द वेल्थ ओनली। सो ये जो है ये इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पे आंसर जो है ई होने वाला है। नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट which of the following statement regarding citizenship of India is correct? So first statement, the provision of citizenship of India came into force on 26 November 1949. B, passport to Indian citizen is issued by Ministry of Home Affairs. Then C, a citizen who acquired citizenship by naturalization is ineligible for any constitutional post. D, OCI, Overseas Citizen of India, full form होता है इसका, holders can vote in India, and E, none of the above and more than one. Answer for this particular question is then A, the provision of citizenship of India came into force on 26 November 1949. वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने का मतलब ये है कि आपको फैक्ट तो बता ही दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज जो इस तरह के एग्जामिनेशन में अब पूछे जा रहे हैं आपको उसके साथ जो है फेमिलियर किया जाए। देन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द अथॉरिटी and by which procedure to provide for a legislature or union territory of Lakshadweep. So जो है ऑप्शन है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ रेगुलेशन, पार्लियामेंट बाय ऑर्डिनरी लॉ, पार्लियामेंट बाय यूजिंग 368 जो कि अमेंडमेंट का लॉ है, एंड पार्लियामेंट बाय लॉ, and that only after resolution passing by the legislature of Kerala. And then we have E. आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 13 का जो आंसर है वो है बी, दैट इज पार्लियामेंट बाय ऑर्डिनरी लॉ। ये जो हमारा स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सेक्शन है, वो स्टेट सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में हम जानते हैं कि यूनियन से रिलेटेड जो है अलग जो है सेट ऑफ
आर्टिकल्स हैं, स्टेट से रिलेटेड अलग सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे वो गवर्नर के पावर्स हों। तो गवर्नर और हाई कोर्ट, ये वाला 2 क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, बट स्टेट वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें आप जब देखिएगा तो यू विल गेट टू नो कि आंसर इज बी, दैट इज पार्लियामेंट बाय ऑर्डिनरी लॉ। Then we'll come to question number 14. In which case did Supreme Court declared basic structure of Constitution of India? अभी तुरंत मैंने बताया था इसका आंसर जब हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। इट वॉज केशवानंदन भारती केस, that is case number A. Answer for this particular question is A. It was केशवानंदन भारती case that brought the doctrine into limelight. बेसिक स्ट्रक्चर के लिस्ट एक बार ये देखना आपका काम हो जाता है कि कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का लिस्ट जो है कई बार इस बार पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, सेपरेशन ऑफ पावर आता है, सेक्युलर कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरल कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड सोवर्निटी ऑफ इंडिया। सो दीज जो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल हैं, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, स्केलेटल फ्रेमवर्क है। इसको आपको एक बार देख लेना है लिस्ट में। देन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 15, which says the distribution of power between center and state is based on the scheme of, again A, Model Minto Reform 1909, B, Indian Independence Act 1947, C, Montagu-Chelmsford Reform, and then D, Government of India Act 1935। बहुत लोगों ने इसका आंसर अपने बहुत ही आसानी से मार लिया हुआ। इट इज़ आंसर ऑप्शन डी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनफैक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से बहुत सारे जो ये इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इसका भी लिस्ट आपको देखना एक बार जरूरी हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एक बार पढ़ लें, तब आपको समझ में हो जाएगा कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, इट इज टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, this particular government of India act. Then we'll come to question number 16, which says which of the following is most appropriate for preamble of Indian Constitution. So preamble of Indian Constitution के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा appropriate है? First, A, there is no religion of state. B, people of India have religious freedom. C, religion is a private affair of individual. D, India's accommodate all of the religion, and then E, none of the above, more than one. लेकिन यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, तो इसमें 2 मोर देन 1 मानने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर लोग, बिकॉज ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन जब प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल में ए जो है वो बताया जाता है। सो देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट। और ये क्यों? बिकॉज टर्म सेकुलर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में सेकुलर बताया गया है कि भाई हमारा जो नेशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो पॉलिटी है, इट इज गोइंग टू बी सेकुलर। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज काफी टेंडेंसी बढ़ जाती है ई या मोर देन 1 मारने के लिए, क्लिक करने के लिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट। क्यों? क्योंकि ये प्रियम्बल से क्वेश्चन रिलेटेड है। देन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 17, which says which of the following constitute basic structure of constitution। अभी तुरंत मैंने बताया था कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और इसका एक लिस्ट भी है जो कि आपको कवर करना है। which of the following constitute basic structure of constitution? A, rule of law and right to vote. B, welfare state and right to vote. Then C, access to justice and judicial activism. D, principle of reasonableness and integrity of nation. And E, none of the above and more than one. Answer for question number 17 is going to be D, principle of reasonableness and integrity of the nation। ये अगर थोड़ा सा भी अगर आप अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार हॉलिस्टिकली पढ़े हो तो you'll get to know कि जो right to vote है, that is not going to be the कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें कुछ ना कुछ जो है आपको देखना होगा बिकॉज वो बहुत पॉलिसी और बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड है। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डी, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। Then we'll come to question number 18. The first written document to fundamental rights of citizen was issued by which country? Again, a very famous question. This famous question have been asked many a time in examination. So answer for this particular question is going to be A,
England. So Magna Carta, which mean the Great Charter. I hope everyone must be knowing about this, which was one of the most important document in the history, as it established the principle that everyone is subject to a law. सभी को law, even the king, even the supreme जो लीडर हैं, जो सुप्रीम पावर में है, उनको भी लॉ इक्वली जो है उनके ऊपर अप्लाई होता है, एंड गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल, राइट टू जस्टिस एंड राइट टू फेयर ट्रायल. सो 912 जो है इन दी 1215 में किंग जॉन जो है उनके कार्यकाल के समय उनके एक्सक्यूज मी किंगशिप के समय जो है ये मैग्ना कार्टा लाया गया था. यह भी आपको याद रखना है, जिसको ग्रेट चार्टर कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई. करेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है ये आपको पता करना है. पहला है रूल ऑफ प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 208, रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इज अंडर 248, एंटी डिफेक्शन इन द स्टेट इज अंडर आर्टिकल 191, एंड claim of SC and ST in services under 335. Answer for this particular question is again very easy. All the option are correct. In fact ये question आपको दिया ही गया है कि आप इसको याद कर लो और जो है एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो रिप्रोड्यूस कर लो. ये चारों ऑप्शन जो है एक अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो रूल ऑफ प्रोसीजर इन स्टेट जो है आर्टिकल 208 के अंतर्गत आता है. रेसिडुअरी पावर जो है वो 248, एंटी डिफेक्शन जो है 191, और SC ST इन सर्विस का जो क्लेम है उनका क्लेम 335 में आता है. एक बार जा करके आप ब्रश अप कर लोगे इन सारे पर्टिकुलर आर्टिकल को. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 20, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट प्रोसेस इज करेक्ट. सो टाइप ऑफ मेजॉरिटी दिया गया और उसमें बताया गया कि कौन से प्रोविजन को चेंज किया जा सकता है. सो सिंपल मेजॉरिटी, 7th शेड्यूल, स्पेशल मेजॉरिटी, कन्फर्मेंट फ्रॉम मोर पावर ऑन SC, स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्टेट कंसेंट दैट इज DPSP, और सिंपल मेजॉरिटी रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट. ये कंप्लीट लिस्ट है मेजॉरिटी के अनुसार से. इसमें से कौन सा करेक्ट है? आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी, डी, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी से हम रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजॉरिटी से हम चेंज कर सकते हैं. तो एक कंप्लीट लिस्ट है डिफरेंट मेजॉरिटी की कि स्पेशल मेजॉरिटी से हम क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं. ये जो कंप्लीट लिस्ट है एक बार ये देखना आपका बनता है, बिकॉज क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन से भी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि पूछे जाए. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. So again question number 21 which is a very simple question. World Future Energy Summit 2020 कहाँ पे हुआ था? Which was held at where? Answer for this particular question is C, Abu Dhabi. सो परफेक्शन IAS की जो सीरीज चलती है करंट अफेयर्स में उसको ये इसकी चर्चा हो चुकी है. वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट बिगैन इन अबू धाबी एंड द थीम जो, बिकॉज अगर ये है तो आपको एक बार इसको जाके देखना और थीम जानना है. तो थीम जो है इसका क्या है? रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट. और कोविड के बाद तो ये काफ़ी ज़रूरी, ये जो थीम है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी दे रहा है. सो ग्लोबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को एक बार रीथिंक करना, ये इसका जो है थीम है. और इसके बारे में एक बार आप जो है परफेक्शन IAS की सीरीज में नोट कर लोगे, देख लोगे. देन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 22 which says find the correct option from the following statement. So correct option following statement से क्या क्या है? पहला A, कोरोना वायरस कैन अफेक्ट बोथ ह्यूमन एंड एनिमल. B, A human being infected by coronavirus can develop pneumonia. C, bacteria, virus and fungi are zoonotic agent. D, the first patient of corona in India was identified on 30 January 2020. क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है E, that is all the statement, more than one इसका आंसर हो गया. सारे स्टेटमेंट जो यहाँ दिए गए हैं वो सारे स्टेटमेंट जो है वो सही हैं. तो आप इसको एक बार, इसके बारे में कोरोना वायरस से ऐसे भी एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो एक बार उसको आप कवर कर लोगे. देन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 23. रिसेंटली इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन वैनिला. सो इट साउंड टेस्टी बट ये ऑपरेशन वैनिला क्या है? इट वॉज लॉन्च टू, क्या है ये? आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज हेल्पिंग साइक्लोन हिट मेडागास्कर. मेडागास्कर में साइक्लोन आया था और इसको हेल्प करने के लिए ऑपरेशन वेनिला वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी एंड दैट इज टू असिस्ट द पॉपुलेशन ऑफ मेडागास्कर अफेक्टेड बाय साइक्लोन डाइने.
सो साइक्लोन डाइने से जो लोग अफेक्टेड हुए थे उनको हेल्प करने के लिए जो है दिया गया था। एक चीज़ और है इसमें, INS ऐरावत का नाम आपको याद रखना है कि जो इंडियन नेवी था उन्होंने अपना एम्फीबियस शिप जो है INS ऐरावत के साथ ले जा करके कपड़े, मेडिसिन और बाकी रिलीफ मटेरियल से मदद की थी। तो INS ऐरावत अभी चूंकि न्यूज़ में था तो वो इस ऑपरेशन से रिलेटेड है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट, नेम ऑफ एक्सरसाइज एंड कंट्री इन्वॉल्व। एज आई हैव सेड, इस तरह के क्वेश्चन तो PCS में आने ही आने हैं, एक बार आपको देखना है। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 24 इज E, दैट इज नन ऑफ द एबव इज करेक्ट। कोई भी इसमें सही नहीं। इनफैक्ट हम लोगों ने क्या करा है, इंटरचेंज कर दिया है। सो आपको एक बार सारे लिस्ट देखने हैं, जैसे विंग राइडर, ये क्या है? सो इट इज biggest airborne exercise which is called Wing Raider, and it was conducted in Northeastern Theater, and exercise is to demonstrate operation readiness of paratroopers and air warrior of, चूंकि विंग्ड है तो एक बहुत ही अच्छा सा ये लिखाया मतलब सोचा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं एयरफोर्स से ही रिलेटेड होगा। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सरसाइज like Ring Vader and Him Vijay that was conducted in अरुणाचल प्रदेश in October 2019। अक्टूबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ये जो है बेसिकली ये फोकस करता है चाइना के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है और चाइना के साथ जो अभी टेंशन चल रहा है उसको लेकर के। देन वी हैव सहयोग कांजी विच इज इंडिया, नाम से ही लगता है इंडियन एंड जापानीज कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेशन एक्सरसाइज। सो ये आपको ध्यान में रखना है। देन वी हैव नसीम अल बहर जो कि ऑप्शंस में भी आपका दिया हुआ है। सो इट इज रिलेटेड टू, सो इसका मतलब बेसिकली क्या है, नसीम अल बहर जो है इट्स अ पर्शियन वर्ड विच बेसिकली मीन सी ब्रिज, जो समुद्री हवा है। एंड अगेन जो कि समुद्री हवा इसका नाम है तो नेवल एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इसमें कौन है, रॉयल नेवी ऑफ ओमन जो है उन्होंने भाग लिया था इंडियन नेवी के साथ। और ये कब से हो रहा है, इन 1993 से हो रहा है। इसलिए नसीम अल बहर काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज है, कोई नई एक्सरसाइज नहीं है, 12वीं बार ये हुआ है। इट वाज अ 12th एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड ओमन। और ये भी ध्यान रखना है कहाँ हुआ है, बिकॉज इंडिया में हुआ है, गोवन पोर्ट में ये हुआ एक्सरसाइज, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसको थोड़ा सा डिटेल करके गूगल करके आपको नोट कर लेना है। देन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ नासाज ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम। सो इसमें से कौन सा नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम का पार्ट है? आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ई, ऑल आर करेक्ट। ये सारे ही ABCD सारे ही जो हैं नासा के ऑब्जर्वेटरी मिशन के पार्ट है। इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चन देने का जो हमारा रीजन होता है वो ये नहीं होता कि आप ऑप्शन में क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं। इनफैक्ट इसका रीज़न ये है कि आपको ये सारे नॉलेज, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा 25 क्वेश्चन का पॉलिटी का और प्लस जो लास्ट में 5 क्वेश्चन थे विच वॉज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, उनका सेट है। आप एक बार इसको अच्छे से देखेंगे और इससे रिलेटेड जो आपको क्वेरीज हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हम लोग बहुत ही जल्दी प्रयास प्लस के बाकी सीरीज के साथ आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। थैंक यू।